बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, आज हमारा टॉपिक है द साइटोस्केलेटन। बेटे जैसा कि आप जानते हैं हमारा डिटेल्ड सीरीज ऑफ लेक्चर चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 का स्टार्ट किया हुआ है और जिसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनेल्स को स्टडी कर चुके हैं। तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक है साइटोस्केलेटन। बेटे साइटोस्केलेटन है क्या? जिस तरह हमारी बॉडी का एक एंडोस्केलेटन है जिसमें हमारी बोन्स हैं, हमारी कार्टिलेज है, तो बोन्स और कार्टिलेज दोनों मिलकर के हमारी बॉडी का एंडोस्केलेटन बना रहे हैं। अब एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है? तो बेटे आप जानते हैं कि ये हमारी बॉडी की शेप इस एंडोस्केलेटन की वजह से ही मेंटेन है। ये हमारी बॉडी के मसल्स को, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, उसके अलावा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की कोई बोन खुदा न खास्ता टूट जाए, तो आप देखें कि उसकी जिस बॉडी के पार्ट की बाजू है या उसकी टांग है, अगर वो बोन टूट जाती है तो फिर उसकी शेप भी मेंटेन नहीं रहती, वो मूवमेंट भी नहीं कर सकता, ठीक हो गया, उसको स्ट्रेंथ भी नहीं मिलती। तो ये जो बेसिक 4 फंक्शंस हैं ना, कि एंडोस्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, उसकी शेप को मेंटेन करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया, और उसके बाद मूवमेंट में हेल्प करता है। तो बिल्कुल बेटा इसी तरह जैसे हमारी पूरी बॉडी का एक स्केलेटन है, इसी तरह एक सेल का भी स्केलेटन होता है, जिसको हम साइटोस्केलेटन का नाम देते हैं। साइटो का मतलब ही होता है सेल, तो स्केलेटन का मतलब ढांचा। यानी ये सेल को शेप प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उसको सपोर्ट देगा, उसकी शेप को मेंटेन करेगा और उस सेल की मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करेगा। और सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट अपना जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कुछ वेसिकल्स होती हैं, उनकी भी विद इन द सेल, यानी सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भी उसकी मूवमेंट करवाएगा। यानी बेटे ये वही काम करेगा जो कि एक एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है। तो चलिए देखते हैं कि साइटोस्केलेटन है क्या। अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, फाइबर्स एंड ट्यूब्यूल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। यानी आप समझ लें कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक जाल बिछा हुआ होता है। ये ऐसे ही समझ लें आपके जैसे लेंटर डाला जाता है तो उसमें ऊपर एक सरिये का जाल बिछाया जाता है और फिर उसके अंदर जो है वो मटेरियल को भरा जाता है, ठीक हो, कंक्रीट को भरा जाता है। तो इसी तरह एक जाल बिछा होता है पूरे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर और उसमें ये सारी की सारी बाकी चीज़ें, ऑर्गेनेलिज, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह जो हैं वो पड़े हुए होते हैं। तो ये एक पूरा एक जाल सा बिछा होता है। अब बेटे ये जो एक नेटवर्क है प्रोटीन का, इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स मिल करके साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि फिलामेंट है, फाइबर्स एंड ट्यूब्यूल्स। इनको हम बेटे एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब ये डिफरेंट तरह के हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो मिल करके ओवरऑल साइटोस्केलेटन को बना रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। अब बेटे देखें ये आपके पास एक सेल है, तो इस सेल में ये देखिए इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये देखें बेटे यहाँ पे ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और ये एक जाल इसके अंदर बिछा हुआ है। तो ये बेटे आप डिफरेंट कलर्स में आप नोट करें तो देखें बेटे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, यानी ये जो आपको रेड रेड से नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद बेटे आप देखें ये ब्लू कलर के अंदर आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब आप देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे आप फोकस कीजिएगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ हैं। अब इसमें भी एक वजह है कि ये कहाँ पे मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ये आगे हम इसके फंक्शन में डिस्कस करेंगे कि ये सेल टू सेल जंक्शंस बनाने के अंदर भी रोल प्ले कर रहा होता है। जंक्शंस का मतलब होता है सेल का दूसरे सेल के साथ एक कनेक्शन होता है, जिससे वो सेल जो हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं, वहाँ से वो उनका आपस में जो लिंक होता है वो ब्रेक नहीं हो पाता। बेटे हमारे पास नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक हो गया। तो ये देखें आपको यहाँ पे ये माइक्रोफिलामेंट्स बेटे नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये 3 हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स। ये तीनों कलेक्टिवली, इन तीनों को कलेक्टिवली बेटे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है जो कि प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स का बना हुआ है और ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है। अब देखें साइटोस्केलेटन बेसिकली है क्या, काइटोस, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में साइटोस का नाम देते हैं।
तो इसका मतलब है सेल। स्केलेटन कहते हैं ड्राइड बॉडी। ड्राइड बॉडी का मतलब क्या है कि ये एक ढांचा है, ठीक हो गया। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटीन फिलामेंट फाइबर्स एंड ट्यूब्यूल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एवरी यूकैरियोटिक सेल, ठीक हो गया। तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बेटे ओवरऑल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक हो गया, तो उसमें फिर आप ओवरऑल साइटोस्केलेटन के फंक्शंस लिखें जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो क्या करता है बेटे, मेंटेन सेल शेप। तो क्या कहता है, गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड डिफाइंस द सेल फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है, शेप, ठीक हो गया। तो ये सेल को सपोर्ट दे रहा होता है, उसकी शेप को मेंटेन कर रहा होता है। इनेबल्स सेल मोटिलिटी, यानी सेल के अंदर होने वाली जो मोटिलिटी है उसको भी ये रेगुलेट कर रहा होता है। पार्स मूवमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इवन के विद इन द सेल और सेल की भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के अंदर ये हेल्प कर रहा होता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बेटे कि सेल के अंदर किसी ऑर्गेनेली में मूवमेंट करनी हो, किसी मॉलिक्यूल ने मूवमेंट करनी हो, उसकी मूवमेंट भी साइटोस्केलेटन करवाएगा। और उसके बाद अगर ओवरऑल पूरे एक सेल ने मूव करना हो तो उसको भी एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट है वो साइटोस्केलेटन की वजह से होती है। उसके बाद क्रोमोसोम मूवमेंट। अब कल ही हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात पढ़ी थी कि सेंट्रियोल से बनते हैं बेटे स्पिंडल फाइबर्स। और जो सेंट्रियोल हैं वो बजाते खुद किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और माइक्रोट्यूब्यूल क्या है बेटे, वो साइटोस्केलेटन का ही हिस्सा है। तो ओवरऑल जो क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है बेटे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से ही होती है। और माइक्रोट्यूब्यूल किसका हिस्सा है बेटे, साइटोस्केलेटन का हिस्सा है। तो कल हमने पढ़ा था कि एनाफेज में जब क्रोमोसोम्स, एनाफेज से पहले हमारे पास जो है मेटाफेज में जब क्रोमोसोम आके सेल के इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं तो फिर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो उसके सेंट्रोमेर पे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक हो गया। और वहाँ से जो है वो जो नॉन सिस्टर जो अपना क्रोमाटिड्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट आउट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेटे इनका एक फंक्शन है कि क्रोमोसोम की मूवमेंट के अंदर भी साइटोस्केलेटन अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अब उसके बाद बेटे देखें ये एक और डायग्राम है साइटोस्केलेटन की कि ये हमारे पास एक ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसने शो की हुई है। तो आप देखें ये एक जाल सा बिछा हुआ है, ठीक हो गया। ये जाल सा के बिछा हुआ है, ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या है, साइटोस्केलेटन। अब हमारे पास तीन इसकी टाइप्स हैं जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो नेक्स्ट बेटे हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं और इसके फंक्शंस की बात करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो बेटे ये देखिएगा कि ट्यूब्यूलिन, सबसे पहला एमसीक्यू तो आपने याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप बाय अ प्रोटीन विच इज़ नोन एज ट्यूब्यूलिन। अ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बेटे तीन तरह की यहाँ पे मेंशन है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक हो गया। अब ये आप एक गामा को छोड़ दें, आप सिर्फ अल्फ़ा और बीटा के ऊपर फोकस कीजिएगा। ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये दोनों आपस में मिल करके एक डाइमर बना देते हैं। ये देखिए बेटे ट्यूब्यूलिन डाइमर, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, डाइमर बना देते हैं। अब उसके बाद ट्यूब्यूलिन डाइमर बाउंड टू जीटीपी, यानी इसके साथ एक जीटीपी का मॉलिक्यूल मिल जाता है ताकि ये आपस में क्या हो सके, कनेक्टेड हो सकें। अब ये जो डाइमर हैं, बहुत सारे डाइमर्स मिलते हैं तो बेटे एक इस तरह का फिलामेंट बन जाता है और इस फिलामेंट को बेटे बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट, ठीक हो गया। यानी इसमें देखें आप बीटा गामा, तो ये हमारे पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, दो तरह की अल्फ़ा और बीटा, और ये आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, डाइमर। और बहुत सारे डाइमर्स मिलकर के क्या बना देते हैं बेटे, ये हमारे पास एक फिलामेंट है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। अब ये जो प्रोटोफिलामेंट है, ये एक प्रोटोफिलामेंट आपको नज़र आ रहा है, तो इस तरह के 13 फिलामेंट्स मिल करके माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप ये देखें यहाँ पे ये 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स लगी हुई हैं, ठीक हो गया। और इसका डायमीटर कितना बनता है, 25 नैनोमीटर। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि इसका माइक्रोट्यूब्यूल का जो डायमीटर है वो 25 नैनोमीटर है। तो इस तरह से बेटे अब यहाँ पे भी आप फोकस करें, ये देखें इस तरह से, ये सर्कुलर वे के अंदर, यानी आप इसको ऐसे समझ लें कि ये इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक हो गया। अगर लेंथ में हम बात करेंगे तो लेंथ की बात करेंगे तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक हो गया। तो इसको अगर हम कट करें इस तरह से तो फिर आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद बेटे हम इसके फंक्शंस की बात कर देते हैं। होप सो आपको इसके स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है उसकी समझ आ चुकी होगी। अब बेटे इसको पढ़ लेते हैं कि ये लॉन्ग है, स्ट्रेट है, अनब्रांच्ड है एंड हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो अंदर से बेटे ये खाली होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है।
डायमीटर की बात करें 25 नैनोमीटर है। द थिकेस्ट साइटोस्केलेटल फाइबर, तो याद रखना ये वो साइटोस्केलेटल फाइबर है, यानी साइटोस्केलेटन का वो वाला हिस्सा है जिसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है, और वो कितना 25 नैनोमीटर। कंपोज्ड ऑफ अ ग्लोब्यूलर ट्यूबुलिन प्रोटीन सब यूनिट्स, ट्यूबुलिन अक्कर्स एज अ डाइमर, तो ये देखें ये डाइमर की फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ईच सब यूनिट इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट ट्यूबुलिन्स, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, तो हर डाइमर में 2 यूनिट होते हैं बेटा, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, ठीक हो गया। अब उसके बाद बेटे हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले हमने पढ़ा था ओवरऑल फंक्शन जो होते हैं साइटोस्केलेटन के। अब अगर अलहदा पूछ ले कि माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का फंक्शन क्या है, या माइक्रोफिलामेंट्स का फंक्शन क्या है, तो फिर बेटे आप सेपरेटली इनको जो है वो इनके स्ट्रक्चर को भी सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे और इनके फंक्शंस को भी जो है वो सेपरेटली आप मेंशन करेंगे। तो देखिए ये क्या करता है, स्ट्रक्चर और शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करता है। इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, सर्व एज अ ट्रैक पाथ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेलिज, यानी सेल के अंदर जो है वो ऑर्गेनेलिज की ट्रांसपोर्ट करवाता है। स्पिंडल असेंबली, ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं बेटा सेल डिवीजन के दौरान, तो वो भी कहाँ से बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। असेंबली एंड डिसअसेंबली, असेंबली का मतलब होता है बनना, डिसअसेंबली का मतलब होता है ख़त्म होना, ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन फॉर क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जब जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्रोमाटिड्स वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तो उन सेपरेट होने को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। मेजर कंपोनेंट ऑफ सिलिया, फ्लेजेला, बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल, यानी ये जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, सिलिया है, फ्लेजेला है, बेसल बॉडी या सेंट्रियोल, तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं बेटे वो कहाँ से बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। अब उसके बाद बेटा हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स बेटे ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ सकता है कि माइक्रोफिलामेंट्स जैसा कि हमने पीछे पढ़ा वो ट्यूबुलर प्रोटीन के बने होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो वो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब होता क्या बेटे, इस तरह से ये एक प्रोटीन है, इसको बेटे बोलते हैं जी प्रोटीन, जी प्रोटीन कह लो या इसको आप कह लो ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक हो गया। अब ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये इस तरह से आपस में मिलती जाती है, इस तरह से आपस मिलती है और एक फिलामेंट की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक हो गया। और इसको हम बोलते हैं एफ फिलामेंट यानी फिलामेंटस, ठीक हो गया, फिलामेंटस। अब तो इस तरह से बेटा ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, या हम बात करें इसकी कि ये जी प्रोटीन है, तो इस तरह आप देखें ये एक बन जाएगा फिलामेंट, ठीक हो गया, ये एक फिलामेंट बन जाएगा, और दूसरा फिलामेंट जो है वो इसके ऊपर बेटा क्या हो जाएगा, कोइल हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से ये इसके ऊपर कोइल हो जाएगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर कोइल हो जाते हैं, यानी जिस तरह से डीएनए मौजूद होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब ये देखें इस तरह से बेटे हमारे पास ये एक फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट बन जाता है। तो अब देखें इसके अंदर 2 फिलामेंट मौजूद हैं और ये एक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका डायमीटर कितना है बेटे, 7 नैनोमीटर। तो देखिए ये सॉलिड है, ये हॉलो नहीं है, पीछे वाला हॉलो था। लॉन्ग रॉड्स दैट परफॉर्म स्ट्रक्चर रोल इन द सेल, तो सेल के अंदर ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा होता है, यानी सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के अंदर हेल्प कर रहा होता है। मेड ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन, आल्सो नाउन एज एक्टिन फाइबर्स। एक्सट्रीमली थिन, ये थिन होता है, सिलेंड्रिकल होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल क्यों इसको बोला इसने बेटे, ये जब हम एक टॉपिक हमारा एक सेकंड के अंदर है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल, ये हम पार्ट 1 के अंदर ही पढ़ेंगे, जो न्यू बुक आई है। पुरानी बुक के अंदर तो ये पार्ट 2 का हिस्सा था, लेकिन न्यू बुक के अंदर उसने पार्ट 1 के अंदर डाल दिया है। तो हमारा एक आगे चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें हम पढ़ेंगे 2 तरह के फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक हो गया। तो वो दोनों फिलामेंट के अंदर भी क्या होता है, ये ट्यूबुलर एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, और उनको हम माइक्रोफिलामेंट का नाम ही देते हैं। तो ये इलास्टिक होते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाने के अंदर भी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। सो इस वजह से इनके लिए ये वर्ड यूज़ कर रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, यानी इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी मौजूद होती है। 7 नैनोमीटर डायमीटर द थिनेस्ट फाइबर, तो ये सबसे ज़्यादा थिन है बेटे, एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना। अब बेटे हम इसके फंक्शंस की बात करें, डिसअसेंबल एंड रीअसेंबल टू हेल्प सेल्स चेंज शेप एंड मूव, यानी ये जो सेल है उसकी शेप को चेंज करने के अंदर
और उसकी मूवमेंट के अंदर ये हेल्प कर रहा होता है। इनेबलिंग अ डिवाइडिंग सेल टू पिंच ऑफ इनटू टू सेल्स, यानी आप कह सकते हैं कि ये साइटोकाइनेसिस के अंदर हेल्प कर रहा होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, आप देखें। अब आपको पता है कि जब एक दफ़ा जो सेल डिवीजन है उसके दो आगे डिफरेंट दो हमारे पास प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन कंप्लीट होती है। एक का नाम है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, यानी जिसके अंदर डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, और एक होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, अब हमारे पास ये एक सेल है, अब ये जो सेल है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, यानी डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं। अब इसके अंदर डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म की बेटे जब डिवीजन होगी तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी दरमियान से आप नोट करें तो यहाँ से ये पिंच होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जब ये यहाँ से ये पिंच होगा तो ये जो इसकी दरमियान से ये पिंच हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है बेटे, ये हो रहा है ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट्स। तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पिंच होते होते यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास एट द एंड रिजल्टेंट दो सेल्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होती है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस भी कौन करवाता है, माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये कह रहा है डिसअसेंबल एंड रीअसेंबल टू हेल्प सेल चेंज शेप एंड मूव, इनेबल अ डिवाइडिंग सेल टू पिंच ऑफ इनटू टू सेल्स, यानी दो सेल्स के अंदर तकसीम होने में ये हेल्प कर रहा होता है। विद मायोसिन हेल्प इन सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो मायोसिन के साथ मिल करके ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। अब बेटे लास्ट हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो डायमीटर होता है ना, ये वो दूसरे जो दोनों हैं माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, उन दोनों के दरमियान होता है। उसमें एक माइक्रोट्यूब्यूल का 25 था और माइक्रोफिलामेंट्स का अपना 7 था। इसका बेटे कितना है, तकरीबन 12 नैनोमीटर डायमीटर इसका होता है। ठीक हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेटे ये एक प्रोटीन है जिसको नाम दिया मोनोमर का। अब इसको मोनोमर कोई प्रोटीन का नाम नहीं है, ये एक जनरल नाम दिया गया। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि बेटे डिफरेंट सेल्स के अंदर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये डिफरेंट प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो इसलिए आप किसी स्पेसिफिक प्रोटीन का नहीं बोल सकते कि ये फलां प्रोटीन का बना हुआ है। हाँ, अगर एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाए जनरल कि ये किस प्रोटीन का बना हुआ है, तो बेटे वहाँ पे आप मेंशन करेंगे वाइमेंटिन। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने उसको मेंशन किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। तो वाइमेंटिन प्रोटीन आपने याद रखनी है कि वो प्रोटीन है, अगर एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ ले। वैसे ये डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसको नाम दे देते हैं मोनोमर का। अब ये दो मोनोमर मिलते हैं तो बेटे डाइमर बन जाता है। ठीक हो गया। और फिर ये मिलते जाते हैं तो एक टेट्रामर बन जाता है, यानी 4 इसके अंदर हमारे पास मोनोमर्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अब ये मोनोमर्स आपस में अरेंज होते जाते हैं, तकरीबन 8 मोनोमर्स अरेंज होते हैं और इस तरह से आपके पास एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक हो गया। सो इस तरह से बेटे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की फॉर्मेशन होती है। देखिए जी, ब्रॉड फाइबर्स दैट प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, डायमीटर इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स 8 to 12, यानी कि 12 नैनोमीटर माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान इसका डायमीटर होता है। फाउंड ओनली इन सम हायर एनिमल सेल्स। ठीक हो गया। हर सेल के अंदर नहीं, सम हायर एनिमल सेल्स के अंदर ये मौजूद है। वाइमेंटिन, अब देखें मेंशन किया हुआ है, मोस्ट कॉमन प्रोटीन सब यूनिट थो मेड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। यही बात मैंने आपको की थी कि अगर एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाए जनरली तो आप आंसर करेंगे वाइमेंटिन, लेकिन वो आगे मेंशन कर रहा है कि था मेड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। हालांकि इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन हो सकती हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट हम उसको पढ़ते हैं। जैसा उसने यहाँ पे एक बताया हुआ है, कैराटिन फाउंड इन सम सेल्स, एग्जांपल स्किन सेल्स कंटेन प्रोटीन कैराटिन। तो ये जो हमारे एपिथेलियल के सेल्स हैं ना स्किन के, तो इसमें जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, कैराटिन प्रोटीन के। अब बेटे इसके फंक्शंस की बात करते हैं। मेंटेन सेल शेप एंड रिजिडिटी। ठीक हो गया। एंकर सेवरल ऑर्गेनेलिज इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, यानी ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस को अपनी जगह रखता है। अब आपको याद होगा जब हमने न्यूक्लियस को स्टडी किया था, हमने कहा था न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ एक प्रोटीन होते हैं जिसको हम नाम देते हैं लेमिन्स का। ठीक है। लेमिन्स क्या करते हैं, उसके सेल और न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करती है। उसके अलावा ये सेल के जंक्शन भी बनाता है, जैसा कि कार्डियक सेल्स। ठीक हो गया। देखें कार्डियक सेल्स क्यों, देखिए कार्डियक सेल्स हमें हर टाइम जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है, तो सेल्स को अपनी जगह पे मेंटेन करने के लिए उनका आपस में कनेक्शन होता है जिनको हम जंक्शन कहते हैं। वो जो जंक्शन है बेटा वो भी इंटरमीडिएट फिलामेंट के बने हुए होते हैं।
अब देखिए बेटे 4 क्लासेस हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोटीन। अब देखिए जैसे पहले भी हमने पढ़ा केराटिन एपिथेलियल टिश्यूज़ यानी जो हमारे स्किन के टिश्यूज़ हैं। वाइमेंटिन कहाँ पाई जाती है? हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। न्यूरोफिलामेंट बेटे हमारे नर्व सेल्स में, और लेमिन्स। अब ये देखें, ये जो चारों प्रोटीन लिखी हुई है ना बेटे, ये चारों क्या बना रही हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोटीन के इंटरमीडिएट फिलामेंट बने होते हैं। लेमिन्स कहाँ पे है बेटे? हमारे न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये बेटे आपने याद रखना है। तो ये बेटे हमारे पास आज के लेक्चर की एक समरी है, ठीक है, जिसमें उसने एक टेबल की फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल को, माइक्रोफिलामेंट्स को और इंटरमीडिएट फिलामेंट को। तो ये बेटे हमारे पास जो चीज़ें आज हमने स्टडी की हैं सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई क्वेश्चन हो बेटा आप इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।